तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि भारत के इतने सारे नाम कहाँ से आए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, बल्कि ये इतिहास की कई परतें हैं। आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि इस जमीन के नामों के पीछे की कहानी आखिर है क्या। और आज की हमारी सारी पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू होती है। ये सवाल हमें एक गाइड की तरह समय में पीछे ले जाएगा ताकि हम इन सभी पहेलियों के जवाब ढूंढ सकें। तो हमारी यात्रा शुरू होती है इस जमीन के सबसे पुराने, सबसे देसी नाम की खोज से। हम वक्त में बहुत पीछे जा रहे हैं, उस नाम को ढूंढने जो यहीं की मिट्टी, यहीं की कहानियों से पैदा हुआ है। अब इस नाम के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये नाम भारतवर्ष किसी बाहरी ने नहीं दिया, ये यहीं की संस्कृति के अंदर से पुराने ग्रंथों और कहानियों से निकला है। ये नाम राजा भरत के उस विशाल साम्राज्य की याद दिलाता है। और ये जो प्राचीन श्लोक है, ये कितनी खूबसूरती से भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक परिभाषा बताता है। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी, एक नक्शा था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, एक विशाल भूभाग जो अपनी एक अलग सभ्यता को समेटे हुए था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ती है। अब हम ये जानेंगे कि कैसे इस जमीन को बाहर की दुनिया ने जानना शुरू किया और कैसे एक नदी के नाम ने दुनिया के नक्शे पर इस देश का नाम लिख दिया। ये कमाल की भाषाई यात्रा है। देखिए कैसे सब कुछ शुरू हुआ संस्कृत के शब्द सिंधु से, जो एक नदी का नाम है। अब जब फारसी लोग यहाँ आए तो उनकी जबान में स का उच्चारण ह होता था, तो सिंधु बन गया हिंदू। फिर वहीं से बना हिंदुस्तान, मतलब हिंदुओं की भूमि। और जब यही शब्द यूनानियों और रोम के लोगों तक पहुंचा तो ये बन गया इंडस और फिर इंडिया। सोचिए, एक नदी के नाम ने पूरी दुनिया का सफर तय कर लिया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि ये दो नाम असल में दो अलग अलग नजरिए हैं। भारत एक अंदरूनी नाम है जो यहाँ के लोगों ने खुद को दिया, जबकि इंडिया एक बाहरी नाम है जो दुनिया ने इस जमीन को उसकी भूगोल यानी सिंधु नदी के आधार पर दिया। एक पहचान अंदर से बाहर की तरफ देखती है और दूसरी बाहर से अंदर की तरफ। अब आते हैं उस सवाल के दूसरे हिस्से पर, खोज। ये शब्द सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर है बड़ा पेचीदा, खासकर जब हम एक ऐसी पुरानी सभ्यता की बात कर रहे हों जो हमेशा से यहीं थी। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। खोज शब्द में ही एक नजरिया छिपा है। किसके द्वारा खोजा गया और किसके लिए? क्या कोई उस जगह की खोज कर सकता है जो हजारों सालों से व्यापार, ज्ञान और संस्कृति का एक ग्लोबल सेंटर रहा हो? तो कहानी को देखने का सही तरीका ये है कि ये किसी अनजान गुमनाम जमीन को ढूंढने की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी उस सभ्यता तक पहुंचने के लिए एक नए, तेज और ज्यादा फायदेमंद समुद्री रास्ते को खोजने की, जिसके साथ दुनिया पहले से ही जमीन के रास्ते व्यापार कर रही थी। यूरोप के लिए ये एक नए समुद्री रास्ते की खोज थी और भारत के लिए समुद्र के रास्ते एक नई ताकत का आना था। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि दुनिया से संपर्क तो हजारों साल पुराना था, लेकिन 1498 में वास्को डी गामा का आना एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने यूरोप से भारत तक का एक सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया, जिसने आने वाले समय में दुनिया के इतिहास और ताकत के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इन सब ऐतिहासिक धागों को एक साथ जोड़ने पर सवाल उठता है, नाम में क्या रखा है? ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, ये एक पूरी कहानी कहते हैं। और ये कहानी आज भी उतनी ही सच है। क्या आपको पता है कि आज भारत के कितने आधिकारिक नाम हैं? इस स्लाइड पर जो नंबर है वही जवाब है, 2, इंडिया और भारत। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत। ये उस दोहरी पहचान को स्वीकार करता है, एक अंदरूनी और एक बाहरी, एक प्राचीन और एक वैश्विक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर नाम एक विशाल ऐतिहासिक पहेली का एक टुकड़ा है। भारत अपनी प्राचीन जड़ों की कहानी कहता है, तो इंडिया दुनिया के साथ इसके रिश्ते की। ये सभी नाम मिलकर एक बहुत ही अमीर और बहुसांस्कृतिक सभ्यता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर नाम एक देश की पूरी कहानी बता सकते हैं, जिसमें इतिहास, संस्कृति और पहचान की इतनी सारी परतें हों, तो फिर किसी इंसान का नाम वो क्या कहानी बताता है?